जन्नत के पत्ते बाय निमरा अहमद। एपिसोड 1। लैपटॉप सामने तकिए पे रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। इसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी। वो चेहरा मलाई का बना हुआ लगता था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहर्रिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में जरा सा तफक्कुर उभरा। इसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार में इसने मुस्तरिब अंदाज में अपने उंगली से चेहरे की दाईं तरफ से फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गईं। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी हैरत उसकी आंखों में छलकने लगी। लब जरा सा खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके जहन में यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। इसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा हुआ था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा सा इर्ताश पैदा किया। इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शोखी से चहकी, कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ इसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो, इसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो इसने फौरन तरदीद कर दी। बल्कि तुम ऐसा करो, गेस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बेड के क्राउन से टेक लगाकर पांव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोल कर सुनो। वो आर्मीडियोस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसमें हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा, यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद इसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी। बिल्कुल सच कह रही हो ज़ारा। अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल आई है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा जहां 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन की मेल आई है। तुम भी फौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने सबांजी को नेट पर देखा है। वो बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हुई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर वो फिर से बोली, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज को इस बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। इधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्कर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। जैसे वैसे भी हम दोनों स्कार्फ तो लेती ही नहीं। इस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे। अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद इसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुई। अब्बा ने कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड।
हाँ इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है, इसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड पर टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला नहीं, अब्बा स्पेन की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में सबीन फूफो रहती हैं, वो मान गए। वैसे भी इन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो इसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दिलावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, और इरम लहंगा पहन रही है, सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं, ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद इसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया, फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पांव चलते चलते लाउंज से किचन में आई। स्याह कमीज़ और खुले ट्राउज़र में इसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गई। इसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बाल फिसल कर इसके सामने आ गए। हया ने नरमी से इनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। तभी इसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं रखकर आगे हुई। वो सफ़ेद आध खुले गुलाबों के बुके थे, साथ एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे इसको सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक इसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे कि अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। इसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इसके पते वाली जगह पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं था, बस कुरियर की टिकट लगी हुई थी। टिकट पर 1 रोज़ कबल की तारीख थी। इसको तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया और इसमें एक मोटा कागज़ था। इसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़, कोई लकीर, कोई डिज़ाइन। इसके वस्त में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू सेबांची। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला ख़त भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं सेबांची जा रही हूँ। ख़त तो 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई है, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले आई है। तो फूल भेजने वाले को 1 दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को इसने खुद बताया होता तो वो यही समझती कि ये इसकी हरकत है। ये ख़त सबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस पर लोकल कुरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो ग्लास वहीं स्लैब पर रखे बुके उठाकर सोचती हुई कमरे में चली गई। इसने लॉक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई, हया मुझे तो कोई मेल नहीं आई। ज़ारा ने आधे खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक ही साथ अप्लाई किया था, मुझे आ गई तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी, इसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा सिर्फ तुम्हारा है, हमारे डिपार्टमेंट में से, और एनवायरमेंटल साइंस की एक लड़की खदीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओ, इसे वाकई अफसोस हुआ था। इसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना। लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं, शायद काम वाली उठा कर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? इसने गाड़ी पर कोहनी टिकाए हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में बलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर था, बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो, जल्दी से निकलते हैं। ज़ारा फौरन
तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी, इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा इसे इसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। इनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है, ऐसे वैसे नहीं है वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाये में था। दोनों घरों के दरमियान में आने वाली एक दीवार थी जिसमें एक रास्ता था, लेकिन जब इरम को पिक करना होता तो वो इस गेट पर हारन किया करती थी। अब भी ज़ोर से हारन दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज, ट्राउज़र और हमरम दुपट्टा सीने पर फैलाए, चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। इसका रुख मोड़कर इसने देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर है, तभी नहीं होती। हया बता रही थी आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसमें कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, इसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादिबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसासे कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। फिर कर मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीनें रखने नहीं दी। हया को भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़ारा भी सलमान जैसे चच्चा नहीं है। इरम तुम्हें क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। इसने कोफ्त छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोकती थी। चूड़ियाँ लेनी हैं, मगर पूरे आस्तीन के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी। वो मुंह बसूरते हुए फिर से शुरू होने लगी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने लग गई और दोनों मेट्रो आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पे रखा है वो दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील इसकी नज़र में जची। ये वाला मैम, सेल्समैन ने जूता निकालकर इसके सामने कहा। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा था और दोनों काउच पर बैठी थी। पहना दूं मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता इसकी तरफ बढ़ाया और इसने यूं पकड़ा कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी इसके हाथ से मस होती। सामने रख तो मैं उठा लूंगी। इसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रखकर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ है और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ा हुआ है कि जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़ते हुए खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने पड़े सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शापर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेइख्तियार कहका लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था इसकी शक्ल पर शॉप में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी जहनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। वो तनफ्फुर से नाक सिकोड़ती हुई गुस्से से सीढ़ियां उतरती हुई जब करीब ही से आवाज आई तो इतना बन संवर कर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक मुअम्मर खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटी हुई, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा इसको कोहनी से थामे हुए वहां से ले आई। तब ही इरम सामने से आती दिखाई दी। इसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था।
اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے ہی آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی گئیں تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف سے تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم چھپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکسڈ لگتی تھی نا۔ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی، اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو۔ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار رہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں، وہ بیچاری ہے۔ اب وہ اس کو یہی سمجھانا ہے کہ خواہ مخواہ خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ زارا وہ LLB کی 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپیا و ایشیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سبانجی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے۔ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، کوئی رومانٹک سا ہینڈسم ہم سفر تمہیں مل جائے، تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا۔ پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں سبانجی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہری وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والیاں، وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے۔ اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر سے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں۔ اس نے سلش کا گلاس پکڑے زارا کا اس کو تھمایا، ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ رہا۔ دقتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے؟ 1 منٹ، زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکلی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کی طرف قریب آ کر بولا تھا۔ وہ ڈر کر اچھلی۔ زارا کا سارا جوس اس کے کپڑوں پر گرا۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے بھرا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں، بڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا اور چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا۔ ڈرو نہیں سونیو، میں تمہاری دوست ہوں، ڈالی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہت سی آئی۔ اچھا سونیو، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ اور جھکایا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹار برف منہ پر گری تو بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کر لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی۔ اب وہ کوئی گانا گا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے
इग्निशन में चाबी घुमाई, गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने रोकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के पास डॉली नामी ख्वाजा सरा अभी तक वहाँ खड़ा था। वो इसके पीछे नहीं आया था, अब वो आएगा भी नहीं। बस खामोश गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। इसे बेख्तियार झुरझुरी सी आई। कहाँ रह गई हैं दोनों? इसने झुंझुलाहट कर हाथ पर हाथ रखा, फिर गर्दन मोड़ कर देखा। वो अभी तक इसको देख रहा था। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो अपने कमरे में आई। डिनर का वक्त होने वाला था। इसने कपड़े भी डिनर की मुनासबत से पहने हुए थे, मगर जूस छलकने की वजह से ज़रा दाग पड़ गया था। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा धोकर इस्त्री किया। इसे रह रहकर वो ख्वाजा सरा याद आ रहा था। इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। इसको फिर से झुरझुरी आ गई। फिर जब वो अपनी तैयारी से मुतमईन होकर बाहर आई तो दरवाजे के बाहर पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर वो सफ़ेद अध खुले गुलाबों का बुक्का पड़ा हुआ था। साथ में एक लिफाफा भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला जिस पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। अंदर वही सफ़ेद बेसतर चकोर कागज़ था। इसके वस्त में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। इसने लिफाफा पलट कर देखा। इस पर और कुछ नहीं लिखा हुआ था, बस लिफाफे पर गुज़िश्ता रोज़ की मोहर लगी हुई थी। ये कौन था और क्यों इसे फूल भेज रहा था? वो ख़त और बुके कमरे में रख कर नए सिरे से मामले से उलझती बाहर आ गई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल थी। सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। एक तरफ ख़वातीन खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। इसके ख़ानदान में कज़न्स की बेतकल्लफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता। ताया फुरकान तमाम बहन भाइयों में बहुत सख्त थे। इनकी सख्ती सिर्फ इरम के स्काफ के लिए और घर से बाहर लड़कों से बात करने तक थी। इरम और बाकी कज़न्स भी घर के कज़न्स के अलावा लड़कों से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी वुमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चचा और ख़ुद सलमान साहब अपने बच्चों की शादियाँ मिक्स गैदरिंग में करें। इनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दाऊद, फ़रुख, इरम और समी इनके बच्चे थे। फ़रुख मेडिकल कर चुका था और आजकल पोली क्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था और हया से 3 साल बड़ा था। और समी फ़रुख से साल भर छोटा था और MBA करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़े दाऊद की शादी हो रही थी। फुरकान साहब के बाद सलमान थे और इनकी एक बेटी हया, बेटा रोहेल। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिद चचा थे, उनकी बड़ी 2 जुड़वां बेटियां महविश और सहरिश थीं। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना वो A लेवल कर रही थी। इस वक्त रोहेल के अलावा जो कि अमेरिका में था, दाऊद के जो ड्राइंग रूम में बाकी था, सब कज़न लाउंज में बैठे थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाए बैठी थीं। इरम ढोलक बजा रही थी। इसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया। वो महविश सहरिश के साथ सर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे इन पर फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन, वो सीने पर हाथ बांधे चलती हुई इनके करीब आकर रुकी। सबकी नज़रें इस पर रुकीं। सफ़ेद चेहरे के इर्द गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन कि हर निगाह में सताइश उभर आती। हया कैसी हो? आओ इन लड़कों को हराते हैं, बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें इससे टकराईं। इसने कंधे झुकाए और कहा, पहले मैं साइमा ताई के किचन में मदद करूंगी। इसने इरम की अम्मी का नाम लिया था, जिन्होंने इसको आता देखकर फ़ौरन किचन का रुख किया था। साइमा ताई में यकीनन इसको नहीं देखा था, वरना फ़ौरन बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार बकौल इनके हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबदा चची भी किचन में चली गई। अब सोफे पर हया की अम्मी फ़ातिमा बेगम अकेली बैठी थी। अम्मा ताई की मदद करवा दूं? इनको अपनी तरफ देखता पाकर ज़ारा ने कहा तो उन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया।
वो इत्मीनान से आगे बढ़ गई और राहदारी से गुजरकर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी साइमा ताई की तेज आवाज इसकी समात से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं ना, ये सारे रंग ढंग किसके लिए हैं? एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से लग गई। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही हैं? तब ही मैं कहूँ भाभी, ये रज़ा क्यों हर वक्त हया करता रहता है? ये आबदा चची थी, वो इस बारे में कह रही थी। पिछली दफ़ा जब हम सलमान भाई की तरफ खाने पर गए तो किस तरह तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फन आता है। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने और फुरकान ने। वो तो अड़ ही गया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ हया से, मगर जब फुरकान ने सख्ती की तो ऐसे बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत खराब करनी है। तब कहीं जाकर वो माना। और अब ये फरूख को पता नहीं क्या हो गया है। क्या करूं इस लड़के का? अब वो फिर कील कांटों से लैस होकर आ जाएगी और इसके जाते ही फरूख जिद लगाकर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी है, मजाल है किसी के घर से बगैर दुपट्टा घर से बाहर निकले। साइमा ताई बहुत फख्र से कह रही थी। वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाते खड़ी थी। इसे लगा कि इसने मजीद कुछ सुना तो इसके असाब जवाब दे जाएंगे। बवक्त अपने वजूद को संभालते वो वापस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फरूख की निगाह इस पर पड़ी। राहदारी से आता देखकर इसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराया। बहुत मुनासिब सी शक्ल सूरत का था फरूख और टफ रूटीन की वजह से इसका रंग मजीद सांवला हो गया था। मगर मसला इसकी वाजबी सूरत और हया की बेपर्दगी का नहीं था। असल बात सब जानते थे, तो फिर रज़ा और फरूख ने ऐसा सोचा भी कैसे? वो अब सपाट निगाह फरूख पर डालकर सोफे पर, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो बदवक्त खुद को नॉर्मल कर पाई। वो मुतमईन हो गई तो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते कहते मुंह ना थकता था। फुरकान ताया की तो वो बड़ी बेटी थी, मगर इनके दिल में ऐसे ख्यालात थे ये वो गुमान नहीं कर सकती थी। और वो फूल, वो भी फरूख या रज़ा ने भेजे थे। मगर जब पहली बार इसने फूल आए तो फरूख शहर से बाहर था और रज़ा तो इस्लामाबाद में ही था। मगर इनमें से किसी को इसकी सबांजी सिलेक्शन का पता नहीं था। शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पर बात बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो जो कोई भी था, इसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली थी और इसने फूलों के साथ खत लिख कर रख दिया होगा। मगर कुरियर तो 1 दिन पहले की मोहर लगी हुई थी। शायद इसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की हो। मगर इस तरह के झमेलों में फरूख और रज़ा जैसे जॉब वाले मसरूफ बंदे क्यों पड़ेंगे भला? इसका दिल कह रहा था कि फूल बेचने वाला कोई और ही है। खैर दफा करो, जो भी हो, इन दोनों का दिमाग तो मैं अभी ठीक करती हूँ। वो तेजी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली आई। इरम, इसने अपने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ बांधे हुए इरम को मुखातिब किया तो सब रुक कर इसको देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन फुफ्फो को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? कन अखियों से इसने फरूख और रज़ा के चेहरे को मांद पड़ता देखा। सलमान चचा को कार्ड दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा स्पेन फुफ्फो को। अब्बू ने फ़ोन करके कह दिया था। क्या सबीन फुफ्फो आएंगी? आना तो चाहिए, करीबी रिश्तेदार हैं। तुमसे ना सही हमसे तो हैं। इसने करीबी रिश्ते पर जोर डालते हुए फरूख और रज़ा पर एक नज़र डाली। इनके चेहरे फीके पड़े थे और दोनों ही सोच में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले इसको बुलाया। हया मेरी जान, तुम सो समझदार हो। अब इरम तो बस, तुमने टेबल पर ख्याल रखना है। जैसे ही कोई डिश खाली हो या आधी हो तो फौरन जफर को आवाज़ देकर बुला देना। श्योर ताई, मैं ख्याल रखूंगी। वो बदवक्त मुस्कुराई और सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब खड़े अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया? वो रशियन सैलड का प्याला हाथ में लिए
ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا۔ تایا فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی۔ باروب چہرے پر مونچھیں تھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں ان کے ہلیوں جیسی تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلمان تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچ سے سلاد بھرتے ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچ پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں ایک کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی نہیں تھی۔ ابا سبین پھپھو شادی پر آئیں گی نا؟ وہ پوچھے بنا نہ رک سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان تایا بھی تنگ رہ کے۔ سلمان کیا ہوا؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ۔ وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے ہوئے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پر نظریں جمائے کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیات کے ہاتھ سے پلیٹ لرز اٹھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان تایا ششدر رہ گئے۔ بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے، مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلمان صاحب یکسر انجان ہو گئے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے، سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا ہے کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے، 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتے ہو نا وہ الٹے دماغ کا انسان ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے۔ تم اس سے ملے تو تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے؟ جی ہاں، اچھا لڑکا ہے۔ مائی فٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کی تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ ترکی میں پیدا ہوا ہے نا، اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے؟ مگر جہاں آخر کبھی فون کیا ہے بھائی؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی میں 18 دن وہاں رہا۔ روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہاں آخری روز مجھے ملا وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ بھی مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ پوچھنے لگا کہ پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کوٹ سے خلا لینے کا نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکے کو جہان کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل
سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تو اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان تھی۔ وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ پر ہی تو ہوگا۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہاں کا بیٹا بھی باپ کے برعکس نکلے گا، وہ ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور باپ کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہاں کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگے میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی ان سے دور ہٹ گئی۔